अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं, क्या हाल है? मैं इंजीनियर शहबाज मुगल आज CS 201 की सेकंड क्लास लेके। मैंने लास्ट क्लासों में ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा लेक्चर का जो है ना वो डेकोरम चेंज किया जाए और लाइव बुक से पढ़ाया जाए। देखिए, आप कोई भी किसी चीज़ को सीखते हैं ना तो जो ऑथर की बुक होती है ना वो बड़ा अच्छा एक ना मोटिव पेश करती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोगों ने C++ को शुरू कैसे करना है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने C++ को शुरू कैसे करना है, कंपाइलिंग क्या होती है और सॉफ्टवेयर जो है ना हमने किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रोग्राम बनाने हैं। बेसिकली आज हम अपना ना फर्स्ट प्रोग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा था वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो C++ को नहीं जानते और उन्हें कोडिंग करनी नहीं आती। कोडिंग से ज़्यादा लोग मार खा जाते हैं। कोडिंग से क्यों मार खा जाते हैं वो भी आज हम देखेंगे। एरर कैसे पढ़ने हैं और किस तरह काम करना है। तो देखिए, मैं पहले मैं लेक्चर जो है ना वो लाइव देता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा है कि सर हमें साथ साथ ना वो तरीक़ाकार और मेथड भी बताया करेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल है ना वो ईजी हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह आज जो प्रैक्टिकल है ना वो भी साथ साथ करवाऊँगा आपको, और आज मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा ताकि आपका ना वो कोर्स कंटेंट भी क्लियर होता जाए। ये मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वीजू वालों के लिए ही नहीं है, ये जो है ये बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी है जो C++ सीखना और पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा साथ PPT स्लाइड्स लूँ और साथ में जो है ना बुक को भी रीड करूं। तो सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं जी। मैं 201 के हैंडआउट्स जो है ना वो खोल लेता हूं, ठीक है। ये 201 के हैंडआउट्स हैं और हम चले जाते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 ये हाँ जी, ये लिस्ट पे को ऊपर आ रहा है। हाँ जी, ये लेक्चर नंबर 1 और हम इसको स्क्रॉलिंग करके लेक्चर नंबर 2 पे चले जाते हैं। लेक्चर नंबर 1 में पहले ब्रीफली आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जी हमारा लेक्चर नंबर 2 आ गया। इसके साथ हम अपना PPT स्लाइड्स भी खोल लेते हैं जी। हमारी PPT स्लाइड्स है ना पावर पॉइंट की, उनको समझने के लिए हम लोग जो है ना ये कर लेते हैं कि इनको जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं जी। PPT स्लाइड भी हमने खोल ली। आज लेक्चर नंबर 2 है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग जो है ना बुक से शुरू करते हैं। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। आज हम लेक्चर 2 में देखते हैं हमारे पास क्या क्या गोल है। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में गोल है जी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं, क्योंकि हम लोग डेवलपर बनने वाले हैं और हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हम लोगों ने डेवलप कैसे करने हैं और हम लोग किस कैटेगरी में लाई करते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आज के गोल में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ दी C, यानी कि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में हम लोग पढ़ते हैं जी। सॉफ्टवेयर की ना 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, अभी मैं ये आपको सारी डायग्राम ये समझाऊंगा। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना ये क्या चीज़ शो करता है, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लाई करती हैं, ठीक है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करके ना तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और हमें टास्क परफॉर्म करके वापस करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के डायरेक्टली हार्डवेयर से बात कर लेता है। अभी मैं इसमें बायोस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, डॉस की बात नहीं कर रहा है। सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली कंप्यूटर को मैनेज करे सारी सिस्टम का। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक डाटा कॉपी लगाते हैं, 4 GB आपके कंप्यूटर की रैम में आप डाटा कॉपी लगाते हैं तो क्या होगा, वो 4 GB की 4 GB जो है ना वो आपकी कंप्यूटर का डेटा कॉपी करने लग जाएगी। अब नेक्स्ट परफॉर्म अगर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक वो पहले डेटा कॉपी नहीं हो जाता, ठीक है। आपका ऑर्डर क्यू में लग जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ये होते हैं कि वो अगर आपकी 4 GB रैम है तो वो ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़, जिसे हम कहते हैं विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 8 और लिनक्स यूनिक्स वगैरह। तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये करते हैं कि
वो आपके सिस्टम को इस तरह मैनेज करते हैं। फ़र्ज़ करें 4 GB रैम है, ग्राफिक्स कार्ड है, तो 2 GB वो यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए। एट ए टाइम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे होते हैं, एट ए टाइम साउंड को भी जो है ना मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई मूवीज़ लगाई हुई है उसको भी चला रहे होते हैं, और अगर आप साथ डाटा कॉपी लगाते हैं, यानी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। देखिए सबसे नीचे होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, ये जो है ना ये कंप्यूटर हार्डवेयर होता है सबसे नीचे, जो डायरेक्टली कंप्यूटर की हार्ड रैम वगैरह होती है। उसके ऊपर जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ है, मैंने बेसिकली वो आपको बताया, जिसमें असम्बलर भी होते हैं, डिबगर भी होते हैं, कंपाइलर्स भी होते हैं, फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूटिलिटी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये अब आपका एक ब्लॉक बन गया, ये देखिए ये वाला आपका एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब डायरेक्टली आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के हार्डवेयर पर नहीं इंस्टॉल कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर आप उसके ऊपर एप्लीकेशन जो है ना सॉफ्टवेयर कर सकेंगे। जैसा कि वर्ड प्रोसेसिंग आपने करनी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना हो, स्प्रेडशीट का काम करना हो, गेम्स खेलनी हो, डेटाबेस बनानी हो, कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर हो, नेटवर्किंग का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, ये इसके ऊपर बनते हैं। अभी हम बारी बारी इन चीज़ों को ना देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं आपको बता चुका हूँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मज़ीद आप ये आपने जो लेक्चर सुन के इस बुक को भी रीड करना है लाजमी आपने, ठीक है। ये नहीं सोच लेना कि बस मैंने लेक्चर सुन लिया तो मैंने कवर हो गया, क्योंकि देखें जो लेक्चर का दौरानिया होता है ना वो बहुत कम होता है, और कोशिश ये होती है कि आपको मेन पॉइंट जो है ना वो बता दिए जाएं। बाकी आप खुद से जब पढ़ेंगे तो आपका इंशाल्लाह नॉलेज और बढ़ेगा। अगर आप इस तरह छोड़ देंगे तो फिर नॉलेज वगैरह कोई नहीं बढ़ता है। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ लेक्चर्स में पीछे भी बता चुका हूँ कि आप लिखा करें और बाद में पढ़ा करें, ठीक है जी। इनकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज़ बता चुका हूँ। डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली ये होते हैं, आपने अगर कुछ स्कैनर साथ अटैच किया है या इस तरह कुछ चीज़ अटैच की है जिसका अपना एक ड्राइवर होता है, ठीक है, वो भी जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। आपने एक थंब रीडर जो है ना साथ अटैच किया है, अब वो तब तक ऑपरेट नहीं होगा जब तक आप उसका डिवाइस ड्राइवर जो है ना इंस्टॉल नहीं करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब पहले में होता था ना, अब तो आजकल हर चीज़ ऑटो आ गई हुई है। पहले हम लोग जब 98-95 की बात करते हैं ना, 98 विंडोज़ की, तो तब मैं 98 विंडोज़ इंस्टॉल करता था। उसमें साउंड के ड्राइवर अलग इंस्टॉल करता था, उसमें डिस्प्ले के ड्राइवर अलग इंस्टॉल करता था। ये होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। और यूटिलिटीज़ जो होती है वो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो आपने इस चीज़ को इस बुक से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली आपको ब्रीफली ये चीज़ बता देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर जो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर्स जो है ना उनको ट्वेन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। जो ये होता है जी टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ठीक है। आगे आते हैं जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैं आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली ये होता है कि डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। जैसे कि मतलब WinRAR है, मैं आपको अगर कोशिश हो कि अगर आपको दिखा सकूं कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है WinRAR, तो उससे मैं ना बेसिकली फ़ाइल्स को करके रखता हूँ। ये देखिए मैं इसको ना फाइलें कंप्रेशन करके रखता हूँ। अगर मैं WinRAR में फाइलें कंप्रेशन करके रखूँ ना तो मुझे ना वायरस का अटैक नहीं होता इनके ऊपर, और इन डेट बाई डेट ये चेंजेस भी नहीं होती, इनमें कोई चीज़ अटैक नहीं करती, और इन्हें मैं ज़्यादा डाटे को थोड़ी जगह पे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक ज़िंदा मिसाल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। बाकी मज़ीद आप ये पढ़ेंगे तो आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये है कि डिस्क डिफ्रैगमेंट जो होता है, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखें आप, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल है कि आपने फ़र्ज़ करें एक फाइल 40 GB हार्ड ड्राइव है आपके पास, आपने एक जगह थोड़ा सा डाटा रखा, दूसरी जगह पर थोड़ा सा डाटा रखा, फिर आपने क्या किया कि एक जो डाटा वो डिलीट कर दिया। उससे क्या होता है, डिस्क जो है फ्रेगमेंटेड हो जाती है, डिफ्रेगमेंटेड नहीं फ्रेगमेंटेड हो जाती है, ठीक है। आपका सारा डाटा कुछ कहीं पड़ा हुआ है, कुछ कहीं पड़ा हुआ है, कुछ कहीं पड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंट सॉफ्टवेयर से वो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम को सारे को एनालाइज करता है, सारी आपकी फाइलें एक साइड पे लगाता है और फ्री स्पेस छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट, ठीक है। आगे बात आ गई जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो होते हैं जो हम लोग बनाते हैं किसी भी चीज़ से सहूलत लेने के लिए। जैसे कि ये यहाँ पे बता रहा है
के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, पे रोल हम बनाएंगे, इन्वेंट्री सिस्टम बनाएंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनेगा, उसके बाद गाइडेड सिस्टम होगा, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। देखें ये ना अब तो ये बड़ा एडवांस हो चुका हुआ है, लेकिन सी की बेसिक में ये था कि ये जीपीएस सिस्टम तब इतने मतलब आम नहीं थे, तो ये गाड़ी में लगे आते होते थे, तो हम लोग इनकी कोडिंग, बेसिकली ये एक चिप थी, इसको कोडिंग करके बताया जाता था कि आपकी गाड़ी इस वक्त कहाँ है, कहाँ पे जा। अब तो बड़े ज़्यादा एडवांस और मॉडिफाइड सिस्टम आ चुके हैं ना। मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं, सी लैंग्वेज जो है ना ये बहुत ही हैवी लैंग्वेज है। इवन के सी के कंपाइलर भी सी में ही लिखे जाते हैं। इसमें छोटी सी जो है ना ब्रेड एंड बटर सिस्टम है, तो आप इसमें इंशाल्लाह बहुत हैवी जो है ना वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं जी, आप उसमें एक छोटे से इफ एल्स से लेके ड्रोन जहाज़ तक उसकी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें C++ का बहुत ज़्यादा किरदार है। जितनी कोडिंग हो रही है उसकी कहीं ना कहीं जो है ना वो टोन मिलती है C++ से, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ सी बेसिकली ये बेल लैब्स में ईजाद हुई। ठीक है, पहले BCPL और B लैंग्वेजेस थी, ये बेल लैब्स में जो है ईजाद हुई। बाकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये आपने पढ़ लेना है। अच्छा, टूल ऑफ ट्रेड्स क्या है इसके, मतलब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए प्रोग्रामर बनने के लिए। ठीक है, टूल ऑफ ट्रेड, एडिटर, हमें जी एक छोटा सा एडिटर चाहिए। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना कोड एडिट कर सकें। ठीक है, अपना कोड एडिट कर सकें, उसे मॉडिफाइड कर सकें, उसे ओपन करके देख सकें। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हमें साथ में कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी चाहिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये चाहिए जो हमारे कोड को कंपाइल करके हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज जो है ना वो ट्रांसलेट करके सिस्टम को बताए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे डिफरेंस हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड होती है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होती, और लो लेवल वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड नहीं होती, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। देखें, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, वी आर स्टूडेंट्स एंड आई नो दीज आर लेक्चर्स। देखें, ये हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर तो बेसिकली स्विचिंग है, जो हम CS 1.1 में पढ़ चुके हैं, ये सारे स्विचिंग सिस्टम है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर को नहीं समझ आती कि वी एज वी राइट दी कोड इन द इंग्लिश, उसे नहीं समझ आती, उसे चाहिए 1010 स्विचिंग चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन जो लेवल लैंग्वेज है ना उसमें ट्रांसलेट करके उसे देते हैं, फिर रिजल्ट वापस लेके फिर हाई लेवल में ट्रांसलेट करके हमें दे देते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको बता देता हूँ। देखिए, फ़र्ज करें आपने ये एक कोड लिखा हुआ है, इसकी कुछ लाइनें हैं। ठीक है, जो कंपाइलर है ना, ठीक है, वो सारी लाइनों को ना कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद आपको जो है ना रिजल्ट दे देगा और बता देगा इस लाइन में एरर है। ठीक है, और जो इंटरप्रेटर होता है ना, बेसिकली इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक लाइन के ऊपर ट्रांसलेट करता है, उसका रिजल्ट निकालता है, फिर दूसरी को ट्रांसलेट करता है, उसका रिजल्ट निकालता है, फिर तीसरी को ट्रांसलेट करता है, ये लाइन बाई लाइन। और इन केस अगर यहाँ पे एरर है ना, यहीं पे रुक जाएगा, आगे चलाएगा नहीं। जबकि कंपाइलर ऐसे नहीं करता। कंपाइलर लॉजिकल एरर नहीं निकालता, वो आपको बता देता है कि सिंटैक्स एरर जो है ना वो बेसिकली कहाँ पे है। एक और नई टर्म आ गई, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सिंटैक्स एरर वो एरर होते हैं जो कंप्यूटर की ज़बान जो होती है ना, C++ की ज़बान, उसमें जो एरर होता है। और लॉजिकल एरर जो होता है वो कंपाइलर नहीं पकड़ पाते। वो तो जब आप रिजल्ट लेंगे तो आपको तभी पता चलेगा ना कि लॉजिकल एरर और लॉजिकल एरर क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर इसका मतलब है कि अभी नहीं चलते, क्योंकि ये कंप्यूटर का बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेते थे, इसलिए अब कंपाइलर चलते हैं। ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं जी डिबगर। बेसिकली डिबगर क्या होते हैं? जब कोडर को डिबगिंग करनी पड़ जाती है उसे मौत पड़ जाती है। ये डिबगर जो होते हैं बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जो प्रोग्रामर का होता है, और इससे वेरी कम्प्लेक्स चीज़ें जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्ज करें हमने को प्रोग्राम बनाया, उसमें हमें कोई इशू आ गया, कोई छोटा बड़ा हमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे इशू है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिबगर ऑन करके लाइन बाय लाइन उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि जी डिबगिंग करते वक्त जो है ना हमें कहाँ पे इशू आया है हमारा प्रोग्राम के लिए। ये मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ ये क्लियर भी करते जाएंगे। आगे आता है जी लिंकर। ठीक है, लिंकर बेसिकली क्या होता है, ये हमारी कोड की फाइलों को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करके और उसे चलाता है। अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, अभी डायग्राम पे चलते हैं, फिर आपको जो है ना बताता हूँ। लोडर हमारी डिस्क से फाइलें उठाता है, उनको लोड करता है कंपाइल करने के लिए। ठीक है, अभी ये आ जाए जी, हमारी जो है डायग्राम आ गई है। ठीक है, अभी हम इसमें देख लेते हैं एडिटर। बेसिकली एडिटर जो होता है ना वो कोड को एडिट करके या लिख के डिस्क के ऊपर स्टोर कर देता है। अब प्री प्रोसेसर
जो प्री प्रोसेसर है ये हमारी फाइल है। आप देखें, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा CSS का कोड खोला होगा या किसी और चीज़ का कोड खोला होगा तो वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ब्रेड एंड बटर होता है, ये कोडिंग की चीज़ें हैं। अभी आपको इस तरह से समझ लगी जैसे मतलब एक फ़ाइल है उसके साथ 4 फाइलें और अटैच हो के तो वो डिस्क के ऊपर सेव हुई हैं, लेकिन जब हम उसे ओपन करके देखते हैं तो उसके साथ फलां 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 और भी कोड लिखा हुआ होता है। तो C++ का जब हम कोड खोल के देखेंगे तो उन्हें उसमें से हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, उसमें हमें सिर्फ एग्जैक्ट कोड नज़र आएगा। तो बेसिकली ये जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये वो फाइल्स होती हैं जो डिस्क के ऊपर सेव हुई होती हैं, ठीक है। जब हम लोग इसे रन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है। अभी कुछ टर्म्स अगर आ जाएं तो आपको समझना है तो आपने परेशान नहीं होना, हम नेक्स्ट इन चीज़ों को और ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट है प्रोग्रामिंग का, तो शायद आपको कोई इशू आ जाए, ठीक है। आगे जी कंपाइलर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है और डिस्क के ऊपर जो है ना चलाता है। उसके बाद लिंकर, ये वो जो मैंने अभी 4 फाइलें बताई हैं, 4-5 फाइलें, वो सारी फाइलों को आपस में लिंक करता है। लाइब्रेरी के फाइल जैसे iostream.h, ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनको ना डिस्क के ऊपर जो है ना करता है। उसके बाद लोडर जो है ना वो डेटा डिस्क से उठाता है और मेमोरी में ले जाता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करके ना डिस्क से उठाता है और मेमोरी पे ले जाता है। उसके बाद फर्दर परफॉर्म होने के बाद वो CPU को देता है और हमें रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं जानता हूँ इसमें बड़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आई होंगी, आप लेक्चर रिवाइंड करके सुन सकते हैं और मज़ीद आप ये जो है ना पढ़ें भी इसे। अभी मैं चलता हूँ हमारी लैब में। हाँ जी, IDE क्या होती है, आज मैं ज़रा मतलब थोड़ा सा आपको बता दूँ, ठीक है। IDE क्या होती है? IDE होती है बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं, फ़र्ज़ करें आप F-16 चलाने वाले हैं, तो आप वहाँ पे बैठेंगे तो क्या आप घर में बैठे F-16 चला लेंगे? नहीं। या गाड़ी में बैठ के F-16 चला लेंगे? जी जी जी, नहीं नहीं नहीं। जब आप F-16 प्लेन में बैठेंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या मैं इसे उड़ा सकता हूँ। फिर आप देखेंगे क्या इसमें ब्रेक है, इसमें रेस है, गियर है, ब्रेड एंड बटर जो उसके जहाज़ के हिसाब से होता है। फायर का बटन ऑन है, ऑफ है, कहाँ से फायर करना है मैंने, कहाँ से नहीं करना, कहाँ से हंगामी सूरत में मैंने एजेक्ट करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। ये चीज़ें सारी बेसिकली IDE इसे कहलाया जाता है। देखिए अब ये जो मैं कंप्यूटर आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं इसे तैयार कर रहा हूँ, अभी ये मेरा कंप्लीट IDE नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैंने असम्बलिंग के ऊपर काम करना होता है, ठीक है, मैंने ये यूज़ किया हुआ, बेसिकली मैंने इसे अपना IDE बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने असम्बलिंग के ऊपर काम करना होता है, तो देखिए मैंने ये क्या किया हुआ है, ये मैंने कोरें चेक करने के लिए कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर CPU के ऊपर कितना लोड है ये लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने इस क्लॉक हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी चेक करता रहता हूँ। उसके बाद अपनी बैटरी को मॉनिटर करता रहता हूँ। उसके बाद इंटरनेट को भी मॉनिटर करता रहता हूँ। बेसिकली मैंने ये सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किए, ठीक है, और इसको IDE बनाया। फिर मैंने इसमें डेव जो है ना वो इंस्टॉल किया। डेव C++ बेसिकली वो कंपाइलर है, इसमें एडिटर है, डिबगर, लोडर सारे हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग इसमें कोडिंग करेंगे। आपने डेव C++ जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल है, नेट से डाउनलोड करें, डबल क्लिक करें। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन ऑन है, मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी PPT स्लाइड्स हम लोग देख रहे थे। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अभी हम पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी हैं, ट्वेन ड्राइवर पढ़ा है, ये आंशिक जो है ना C, ये इसके बल्कि ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो ना इंटरनेट के ऊपर इसकी सर्च करें ये क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद टूल ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अभी हम इसकी जो है ना बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होती है। बेसिकली ये होती है कि आपका एक PC जिसमें एडिटर भी हो, कंपाइलर भी हो, डिबगर भी हो, लिंकर भी हो, लोडर भी हो, तो हमारा ये सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है। बेसिकली हमारी ये IDE बन चुकी हुई है जिसमें हमें बैठ के काम करना है। ये डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूँ सारी, और ये हमारी PPT स्ट्रक्चर 2 की कंप्लीट हो गई। आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल N से न्यू फाइल लेता हूँ। देखिए जी, मैं अभी जो जो लिख रहा हूँ आप बस देखते जाएं, ठीक है। शार्प इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD कॉलन। अभी जो जो लिख रहा हूँ आप देखते जाएं, सिर्फ हम लोग रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो आगे काम करेंगे हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। मीन, ये मीन क्यों लिखा जाता है, ये पैरेंथेसिस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सी आउट लेस देन
वेलकम टू टेक्निकल डेवलपर्स कॉलन। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे डेस्कटॉप पे TD के नाम से सेव करता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब अगर इसमें कोई एरर होता है तो वो हमें बताएगा। कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये कंपाइल, देखें जी इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसने मुझे आउटपुट दे दिया, वेलकम टू टेक्निकल डेवलपर्स। ये एक बिल्कुल सिंपल सा जो है ना प्रोग्राम था। अब देखिए मैं इसमें अगर कोई एरर डालता हूँ तो ठीक है जी, मैं ये एक्जी जो है डिलीट कर दूं, क्योंकि आपके हर सोर्स फाइल के साथ एक एक्जी फाइल भी होगी। अगर आप अभी एक्जी डिलीट नहीं करेंगे तो सोर्स फाइल चेंजिंग वाली जो है ना फाइल को नहीं, ऑलरेडी बनी हुई एक्जी को जो है ना उठा लेगा। मैं फ़र्ज़ कर इसमें कॉलन उतार देता हूँ, सेव करता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ जी कंपाइल करो। देखिए उसने मुझे एरर दे दिया। उसने कहा जी इस ब्लॉक के अंदर जो है ना कोई एरर है। ठीक है, मैं जनाब इसे वापस लगा देता हूँ और यहाँ पे एक जो है ना मिस कर देता हूँ, ये वाला। सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल करता हूँ। देखिए उसने मुझे, अब वो मुझे बता रहा है कि प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एरर अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आप हाफ कोडर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने दोनों ठीक कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल और रन करता हूँ जी, कंपाइल एंड रन। देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया उसने। ठीक है, और उसने कहा जी ये आपका वेलकम टू दी टेक्निकल डेवलपर्स। अच्छा, इंशाल्लाह हम लोग जो है ना अभी इसे बंद करते हैं और हम लोग ना दोबारा पढ़ेंगे इस चीज़ बारे में नेक्स्ट जो है ना क्लास में। असल में ये है कि मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह कोडिंग सिखाऊंगा। मैं पहले आपको कह दूं, ये स्टूडेंट्स के मुझे फीडबैक काफ़ी सारे आ रहे हैं कि सर जी इतने अच्छे नंबर मिल जाते हैं, आप लोगों को ये पढ़ाएं, सजेशंस आती हैं ना बेसिकली। तो देखें मैं आपको पढ़ा कम रहा हूँ, सिखा ज़्यादा रहा हूँ। देखें पढ़ाने से बेसिकली आप नंबर ले लेंगे और क्या कर लेंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन सिखाऊंगा तो आप बहुत बड़े जो है ना डेवलपर बन जाएंगे। सही हो गया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। देखने का, पढ़ने का और सुनने का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। देखिए मैं लास्ट में पता क्यों आप सबको बताता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, कि लोग पहले कह लेते हैं लोगों को सब्सक्राइबर इकट्ठे करने की होती है और क्या उसे कहते हैं, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सब्सक्राइब आप करें तो बहुत सारे लोगों के पास जो है ना आप अपने सोशल मीडिया वाल पे शेयर करें, लोगों की भी हेल्प हो रही है जैसे आपकी हेल्प हो रही है। मैं आपको पहले बता दूँ हाँ मैं किसी को समझ नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं किसी को पता चलता, लेकिन C लैंग्वेज जब किसी को पता चल जाता है, आ जाती है, तो बहुत बड़ा डेवलपर और कोडर बन सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।